सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 13 जून का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AE171 वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। वो टेक ऑफ होने के 40 सेकंड बाद ही जो है अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर हॉस्टल पे क्रैश हो गई। सिर्फ उसमें से एक पैसेंजर जो है वो ज़िंदा बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई, इंक्लूडिंग फॉर्मर जो गुजरात के CM है विजय रूपाणी जी। और 256 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, जिसमें 24 ग्राउंड पर मौजूद लोग भी शामिल हैं। तो वही अभी इनको टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए का जो है विक्टिम्स को देने का ऐलान किया है। और बाकी अमित शाह जी ने और PM मोदी एविएशन मिनिस्टर ने भी साइट विज़िट किया और ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है और फुल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा बोलना है इसमें। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? बेसिकली ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जाता है। ये प्लेन के फ़्लाइट से जुड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल और वॉइस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। तो जैसे कि प्लेन की स्पीड हो गई, ऑल्टीट्यूड हो गया, इंजन का परफॉर्मेंस हो गया, है ना। और कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, जैसे कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच जो होने वाली बातचीत है वो भी रिकॉर्ड होती है। और जब किसी प्लेन का क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स का डेटा जो है एक्सीडेंट की वजह समझने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बॉक्स फायर प्रूफ होता है ना, और वाटर प्रूफ भी होता है और क्रैश रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ताकि एक्सट्रीम सिचुएशन में भी डेटा सेफ रहे, है ना। ये नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, बट ये होता ऑरेंज कलर का है ताकि इसको ढूंढने में आसानी हो, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मई मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन 2.8% रहा, जो कि अप्रैल में कितना था? अप्रैल में 3.2% था, तो ये घट गया है और ये 75 मंथ का लोवेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है। और तो इसमें बोलते हैं कि जो है फूड इन्फ्लेशन जो है मई मंथ में सिर्फ जो है 1.5% रहा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है आपकी, है ना। और 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ जो है स्लो होने का फूड इन्फ्लेशन रहा है। डिफ्लेशन देखी गई कुछ चीज़ों में। डिफ्लेशन मतलब जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेशन में जब कोई चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, यानी महंगाई लगातार बढ़ रही है ना, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी खर्चा बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ज़्यादा पैसे में कम सामान आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। डिफ्लेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में चीज़ों के दाम जो है लगातार गिर रहे हैं, है ना, उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। यानी सस्ता हो रहा है, ठीक है। यानी लोग जो है ख़रीदारी जो है पोस्टपोन कर रहे हैं, कल ये सोच के कि कल और सस्ता होगा सोचते हैं। बिजनेस को लॉस होता है, इकोनॉमी स्लो रही, इसका मतलब है ना, नौकरी और प्रोडक्शन दोनों नेगेटिव इफेक्ट डालता है डिफ्लेशन। वही बोलते हैं मई मंथ में भी जो है कई सारी चीज़ों में, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, पल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, मीट हो गया, है ना, इन सब में क्या है? डिफ्लेशन देखा गया, चीज़ों के दाम गिरे हैं मई मंथ में। और ये बोल रहे हैं कि RBI ने भी अपने रेट्स जो है वो कट किए हैं और अब शॉर्ट टर्म में पॉज एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट मेजर्स में ये बोलते हैं कि जो है कस्टम ड्यूटीज़ जो है क्रूड एडिबल ऑयल पे जो है वो भी कम की गई हैं। पहले 20% था, उसको घटा के 10% किया गया है ताकि कंट्रोल कर सकें एडिबल ऑयल प्राइसेस। और हाई ग्लोबल प्राइसेस और लो डोमेस्टिक सेविंग जो है वो अभी भी चैलेंज है ना। लो डोमेस्टिक सेविंग्स ये अभी भी चैलेंज है ऑयल सेगमेंट में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इंडिया का रैंक इस बार 131 आया है और लास्ट टाइम ये रैंक 129 था, उससे बढ़ के 131 हो गया है ना। और तो इसमें बोलना है कि जो है साउथ एशिया में इंडिया ने लोवेस्ट परफॉर्म किया है इस बार। और हाईलाइट्स ये हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप अब तक जो है 68.8% जो है क्लोज हुआ है। और अगर करंट पेस चली तो पूरी इक्वालिटी आने में जो है 123 ईयर्स लग जाएंगे, है ना, इक्वालिटी आने में अगर करंट पेस चलता है तो। और टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो है आइसलैंड रहा, ठीक है, और फिनलैंड रहा सेकंड, नॉर्वे, और यही ज़्यादातर आते ही हैं, है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो अब बेसिकली साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन रहा? बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है
है ना, बांग्लादेश, जिसके रैंक जो है 24 आई है, ठीक है। एक सेकेंड। फिर उसके बाद में रिपोर्ट में की 4 एरियाज़ होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, क्या क्या होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, दोनों जेंडर्स के बीच में, ठीक है, अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फोर्थ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कितना पॉलिटिकली एम्पावर्ड है मैन और वुमेन। तो ये 4 इंडिकेट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये इम्प्रूव्ड एरियाज़ बोलते हैं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो बेसिकली बढ़ा है, और अर्नड इकोनॉमिक पैरिटी भी थोड़ी सी बढ़ी है। एजुकेशन में भी स्कोर जो है वो लिटरेसी और कॉलेज एनरोलमेंट में बेटर है, ठीक है, ये भी बढ़ा है। और हेल्थ और सर्वाइवल में सेक्स और एट रेशियो एट बर्थ और हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इम्प्रूवमेंट है ना। बट लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन घटा है। वुमेन एमपीज़ का परसेंटेज पहले जो 14.7% था वो घट के 13.8% हो गया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो हमने कल देखा था कि जो सिंगापुर से कोलंबो से जो है एक शिप आ रहा था, MV वैन सिंगापुर का। तो MV वैन है 503, उसको 9 जून को जो है केरला के कोस्ट पे 42 नॉटिकल माइल्स दूर से जो है उसको बेसिकली उसमें फायर लग गई थी, आग लग गई थी। तो बहुत शिप में डेंजरस कार्गो होने के कारण जो है एक्सप्लोजन का खतरा बना हुआ है, और कुछ कंटेनर्स इसके शिप ओशन में भी गिर गए हैं। तो जिसकी वजह से और ज़्यादा खतरा बढ़ गया कि कभी भी ये कंटेनर्स कोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं, जो इंडिया के, जो तमिलनाडु, कर्नाटका और जो श्रीलंका है उसके कोस्ट पे भी आ सकते हैं। तो अभी डिले क्यों हो रहा है रेस्क्यू में? रेस्क्यू वेसल बेसिकली ऑफशोर वॉरियर जो शिप के ओनर ने भेजा था उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, वो साइट छोड़कर चला गया। तो जो सिचुएशन को और सीरियस बना रहा है। और बेसिकली इसमें एक जो है एरोप्लेन से भी ड्राई केमिकल पाउडर जो है ड्रॉप किया गया है, जैसे कोर एरियाज़ में। एक्सटर्नल आग तो इसकी बुझ गई है, बट इंटरनल अभी हीट अभी बनी हुई है और धुआं आ रहा है काफ़ी, तो इसका मतलब इंटरनल आग भी काफ़ी लगी है। और हाइड्रोकार्बन वेपर फ्यूल टैंक के पास रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो है वो वेपर एक्सप्लोजन का भी खतरा बना हुआ है। करंट सिचुएशन अभी ये है कि अभी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है ये शिप, केरला से 42 नॉटिकल माइल्स दूर। फायर अंडर कंट्रोल है, लेकिन हजार्डस कार्गो और स्ट्रक्चरल रिस्क अभी इसका एक कंसर्न बना हुआ है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने अल्टीमेटम इशू किया है जो ओनर है MSC एल्सा को, कि 48 घंटे के अंदर जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करे इसमें से, है ना। न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे कर्नाटका कैबिनेट गेव नॉट फॉर फ्रेश कास्ट सर्वे सेज चीफ मिनिस्टर। तो जो कर्नाटका में पहला कास्ट सर्वे हुआ था वो 2015 में हुआ था, ठीक है। और अब ये इनवैलिड हो गया है क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ का बोलना है कि जैसे वोकालिंगा और जो वीरा शैवा लिंगायत हैं, इन्होंने कंप्लेन किया है कि उन्हें उस रिपोर्ट में सही तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो कांग्रेस ने भी जो है बेसिकली नया सर्वे जल्दी कराने को कहा है, और वहाँ के CM ने बोला है कि 90 डेज़ के अंदर जो है ये सर्वे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बैकवर्ड कमीशन, क्लास कमीशन ने नए मेंबर्स भी 2-3 दिन में अपॉइंट होंगे। और वहाँ के एक्ट के हिसाब से ये सर्वे जो है हर 10 साल में कराना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल और एजुकेशनल चेंजेस जो है आ चुके हैं, इसलिए फ्रेश डेटा ज़रूरी है ना। तो ये था कर्नाटका के कास्ट सर्वे के बारे में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स मस्ट पास इफेक्टिवनेस टेस्ट टू कंटिन्यू। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कि कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो तभी कंटिन्यू रहेगी जब उसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी और रिज़ल्ट दिखाएगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया उसने, है ना। और उसे आगे चलाना भी ज़रूरी हो, कंटिन्यू करना भी ज़रूरी हो, ठीक है। तो हर स्कीम के लिए सनसेट डेट की बात की गई है। सनसेट डेट ज़रूरी है, हर स्कीम का एक फिक्स्ड एंड डेट, सनसेट डेट होना चाहिए। ये स्टेप सरकारी जो खर्च है की क्वालिटी सुधारने के लिए लिया गया है। इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? बेसिकली फुल्ली फंडेड स्कीम का इवैल्यूएशन जो है एक थर्ड पार्टी हो रहा है, थर्ड पार्टी से, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का अप्रेजल नीति आयोग कर रहा है, अप्रेजल, ठीक है। और इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी स्कीम्स का, ठीक है।
और 54 सेंट्रल और 260 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अप्रूवल 31 मार्च 2026 तक है। फिर उनका दोबारा रीअप्रेजल होगा। तो फ़ंड एलोकेशन के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं कि जैसे 5 साल के लिए स्कीम का फ़ंड जो 2021 से 2025 के बीच के एवरेज एक्सपेंडिचर जितना रहेगा, एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर का जो है 5.5 टाइम्स रहेगा। 5.5 जो है टाइम्स इसका एनुअल जो एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर एक स्कीम के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, एक स्कीम के लिए, स्कीम 1 के लिए, तो वो उसको स्कीम 2 से घटाकर इसमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। और सभी स्कीम्स लिमिटेड स्कीम्स फंड लिमिटेड होंगी, ताकि टोटल जो खर्चा है वो फिक्स लिमिट के अंदर ही रहेगा। और इससे जो मनरेगा स्कीम है वो भी डिमांड बेस्ड स्कीम भी अब आउटले लिमिट में ही रहेगी। और ज़्यादा बेनिफिशरीज़ होने पर अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, से स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में? सेंट्रल सेक्टर स्कीम बेसिकली जो है ये प्योरली फंड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा फंड देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कौन फंड करता है? जॉइंटली सेंटर और स्टेट दोनों, ठीक है। और इम्प्लीमेंट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है इसको बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़। और यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और सेंटर ज़्यादा पैसे देती है बट स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि अलग अलग रेशियोज़ में। सेंटर 60:40, सेंटर और स्टेट का जो रेशियो रहेगा फंड्स का 60:40 हो सकता है, 75:25 हो सकता है, 90:10 हो सकता है, किसी भी रेशियो में ना। और यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स का रोल सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट तक लिमिटेड होता है, फंड सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो एग्जांपल कैसे, जैसे पीएम किसान स्कीम हो गई सेंट्रल सेक्टर की, भारत नेट हो गई, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि मनरेगा हो गई, पीएम आवास हो गई, योजना हो गई, दोनों की तरफ से पैसा आता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली मोदी कारने मीट एट G7 टू फोकस ऑन बायलैटरल रीसेट। तो पीएम मोदी और जो है कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने जो है मिलेंगे G7 समिट में 15 से जो है 17 जून के बीच में कनाडा में, है ना। तो अब ये पर्पज़ रहेगा बेसिकली म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिल्ड करना, इंटरेस्ट शेयर करना, है ना, ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़ पे, म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। तो अब बेसिकली ये G7 क्या है? G7 ये एक ग्रुप है 7 मोस्ट एडवांस्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का, है ना। और ये ग्रुप जो है बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं उस पर डिस्कशन करता है। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, है ना, और कनाडा। ये सब देश मिलते हैं और इस सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। और इसका जो बेसिकली एम क्या होता है? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करना भी होता है, पॉवर्टी रिड्यूस करना, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ क्राइसिस से लड़ना। तो इंडिया को कई बार इनवाइटी कंट्री के रूप में बुलाया गया है क्योंकि इंडिया की ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर्चेस फॉर 15 लोकेशंस इन पंजाब, हरियाणा एंड ग्रेनेड अटैक केस। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो एंटी टेररिज्म, टॉप लेवल की एंटी टेररिज्म एजेंसी है ना, जो कि इस कंट्री में होने वाले टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से बड़े क्राइम्स की जांच करती है। तो 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है ये एजेंसी, ठीक है। तो अब ये क्रिएट क्यों गई थी बेसिकली 2026-11 का जो अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक, उसके बाद ये नेशनल लेवल एजेंसी बनाई गई थी कि जो है टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए अक्रॉस इंडिया बिना स्टेट बाउंड्रीज़ के रुकावट के। इसलिए NIA एक्ट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ठीक है, 2008, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? टेररिज्म से जुड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन, फेक करेंसी, है ना, स्मगलिंग, साइबर टेररिज्म जैसे क्राइम्स की जांच करता है, ठीक है।
और नेशनल NIA इनके स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, NIA कोर्ट्स, जो कि ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए होते हैं प्रोसीजर को, ये ऐसे केसेस के, क्योंकि जल्दी निपटारा हो सके। और किसी भी स्टेट की परमिशन के बिना पूरे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के केसेस में भी काम करता है। और जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट के बाद अब NIA जो है आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि अगर वो इंडियन इंटरेस्ट अफेक्टेड है उसमें। तो फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो हमने यहाँ पे वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसी के बारे में सारा न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक बोलते हैं कि जो है ये रीज़न क्या हो सकता है जो क्रैश हुआ, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, ब्लैक बॉक्स भी ढूंढा जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग और बर्ड हिट या दोनों इंजन्स का फेल होना, ये रीज़न्स हो सकते हैं। प्लेन ने लिफ्ट नहीं लिया, शायद वेट या टेम्परेचर की वजह से। और कुछ रिपोर्ट्स में बर्ड इंजेक्शन का भी डाउट है, जो रनवे के पास घास उगने से होता है। तो बर्ड इंजेक्शन क्या होता है? बर्ड इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो है बर्ड्स जो है एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर चले जाते हैं जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड कर रहा होता है। तो बर्ड्स के इंजन में जाने से इंजन डैमेज हो सकता है और कभी कभी इंजन फेल भी हो जाता है। तो अगर दोनों इंजन्स में बर्ड चली जाएँ तो प्लेन को लिफ्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा बोलना है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे CBI अरेस्ट सीनियर प्रोफेसर ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी फॉर एलिजिडली एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ इतना लाख रुपीज़। तो अब CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली 1963 में बना था। तो ये एक इंडिया की टॉप लेवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो केसेस जैसे कि करप्शन हो गया, है ना, स्कैम्स हो गए, मर्डर, किडनैपिंग, हाई प्रोफाइल केसेस की जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अब ये बेसिकली क्या है, जो भी बैंक फ्रॉड से इकोनॉमिक हाई लेवल प्रोफाइल केसेस होते हैं जो सरकारी अफसरों के खिलाफ, या बैंक फ्रॉड हो गया, इकोनॉमिक क्राइम्स हो गया, जैसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स, मर्डर, किडनैपिंग, है ना, और हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें स्टेट पुलिस फेल हो जाए, तो उसमें इन्वॉल्व रहती है। और CBI डायरेक्टली PM के अंडर नहीं होती, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर आती है ना। और कोर्ट्स भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कभी कभी, और जो भी केसेस उनको रेफ़र किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा भी। और ये किसी भी स्टेट के अंदर बिना उसके परमिशन के जो है जांच नहीं कर सकती जब तक किसी कोर्ट का ऑर्डर ना हो। और इसको जनरल कंसेंट कहते हैं। कुछ स्टेट्स ने इसे वापस भी लिया है। तो CBI का डायरेक्टर बेसिकली कैसे अपॉइंट होता है? डायरेक्टर जो अपॉइंट करते हैं उसकी टीम में जो है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मिल के डिसाइड करते हैं कि जो है सेलेक्ट करते हैं जो CBI का डायरेक्टर होता है उसको, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे RBI ने ईज़ कर दिया जो KYC नॉर्म्स हैं कस्टमर कन्वीनियंस के लिए। तो अभी किया क्यों जा रहा है? कई सारे जो है PM जनधन जो अकाउंट्स ओपन हुए थे वो इनएक्टिव हो गए हैं, और KYC ना होने की वजह से, जिसका असर जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स पे पड़ने वाले लोगों पे पड़ रहा है। तो RBI चाहता है कि लोग फॉर्मल सिस्टम से जुड़े और इजी KYC प्रोसेस फास्ट हो। KYC के रूल्स हैं वो सिंपल बनाए गए हैं, जिसमें कि लो रिस्क कस्टमर्स जो भी हैं उनका KYC जून 2026 तक या 1 साल के अंदर जो है विदिन 1 ईयर करना होगा, है ना। और वीडियो KYC की भी सुविधा दी गई है, और जिसे घर बैठे भी कर सकते हैं। और बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स अब KYC अपडेट करने में मदद कर सकते हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, है ना। और बैंक्स को कहा गया है कि जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में KYC कैंप्स लगाएं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का KYC हो सके, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में है। रेयर अर्थ मैग्नेट शॉर्टेज, मारुति सुजुकी मल्टीपल ऑप्शंस टू इंश्योर ऑपरेशनल कनेक्टिविटी। तो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, मिसाइल्स और क्लीन एनर्जी में यूज़ होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि समेरियम, ठीक है, गैडोलीनियम, टर्बियम, है ना, डायस्पोरोसियम और ल्यूटेटियम। तो ये सारे मैग्नेट्स हाई पावर और एफिशिएंसी के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में। और इसमें चाइना का रोल ये कि चाइना जो है दुनिया का 90% जो
चाइना 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। और 4 अप्रैल को चाइना ने एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था इसके, तो बाहर की कंट्रीज़ को भेजता नहीं है, 90% कंट्रोल भी करता है। और अब इन आइटम्स के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। तो इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है? इंडिया की ऑटो कंपनीज स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड बनाने वाली को अब सप्लाई चेन में दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिल नहीं रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन जो इंजन होता है कार्स में, इसका लिमिटेड यूज़ है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मारुति सुजुकी ने अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं की, लेकिन वो चाइनीज़ सप्लायर से अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने कहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज की वजह के बावजूद अब तक उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन अनसर्टेन है और कोई कंपनी मल्टीपल बैकअप प्लान जो है मल्टीपल बैकअप पर काम कर सकती है, ऐसा बोलना है। नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यूशन में बेसिकली यूएस और चाइना ट्रेड डील जो है किक्स द रेयर अर्थ कैन डाउन द रोड रसल। तो क्या हुआ है कि अमेरिका और चाइना के बीच जो है एक टेंटेटिव डील हुई है, जो बड़े ट्रेड वॉर से बचने की एक टेम्परेरी सोल्यूशन लगता है, लेकिन ये डील ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉल्व नहीं। तो टैरिफ के मामले में देखें तो बेसिकली यूएस जो है वो चाइना से जो इंपोर्ट आता है उस पर 55% टैरिफ लगा रहा है, और जो चाइना है जो यूएस से जो इंपोर्ट आता है वो बेसिकली 10% टैरिफ लगा रहा है उस पर। इसका रिज़ल्ट ये है कि दोनों जो है यूएस में महंगाई बढ़ सकती है और दोनों देशों में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। और रेयर अर्थ एक बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं इसमें, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, टर्बियम हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में यूज़ होते हैं जो मेटल्स हैं, और चाइना इस पे कंट्रोल करता है, लगभग 85 to 90% कंट्रोल करता है इन मेटल्स पर। तो अब चाइना के पास कंट्रोल क्योंकि रेयर अर्थ पूरी दुनिया में मिलते हैं, बट जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है कॉस्टली है, प्रोसेसिंग कॉस्टली है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि चाइना का बेसिकली जो चाइना में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, उनको compete करना मुश्किल है। माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए पॉलिसी सपोर्ट भी स्लो है, जैसे गवर्नमेंट फंडिंग हो गई, गारंटीड बाइंग हो गई, ये सब। और फ्यूचर रिस्क क्या है इसमें कि अगर चाइना बेसिकली रेयर अर्थ के वेपन्स की तरह यूज़ करेगा अगर, तो यूएस और यूरोप को अपना इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे वो भी। और ये डील एक टेम्परेरी फिक्स है, असली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें बोलते हैं यूएस चाइना के बीच जो है ट्रेड डील टेंशन्स को थोड़ा कम करता है, लेकिन रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना का ज़बरदस्त कंट्रोल है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर सेल्फ रिलायंट बनना है तो नए माइंस और प्रोसेसिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर चाइना बार बार इन मिनरल्स को लीवरेज करेगा तो उसका अल्टरनेटिव डेवलप करेगा बेसिकली, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड सेंश्योर्स ईरान फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस। तो हुआ क्या है कि बेसिकली एक न्यूक्लियर एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 20 सालों में पहली बार डिक्लेयर किया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो ऑब्लिगेशंस हैं उसका प्लान नहीं कर रहा है ना, पालन नहीं कर रहा है, बेसिकली फॉलो नहीं कर रहा। तो रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इसके बाद ईरान पर यूएन के सैंक्शंस और वापस लग सकते हैं, और टेंशन्स बढ़ गए हैं। अमेरिका और इजराइल के पॉसिबल मिलिट्री एक्शन का भी थ्रेट है, और ईरान ने तुरंत कहा कि वो एक नई न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी बेसिकली बनाएगा सिक्योर लोकेशन में। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर एयरबेस पर स्ट्राइक हो सकते हैं। तो कुछ यूएस डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज़ ने रीजन से निकलना शुरू कर दिया है। तो अब बेसिकली क्या है कि कंक्लूजन इसमें क्या न्यूज़ है कि ये मिडिल ईस्ट जो है में इंस्टेबिलिटी बढ़ने का डेंजर है, और ईरान वेस्ट रिलेशन और ख़राब हो सकते हैं। अगर डील फाइनल होती है तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, अगर ये डील फेल होती है तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और पॉलिटिकल सिनेरियो पर पड़ेगा, है ना। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या, बेसिकली ये एक यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के जो है पीसफुल यूज़ को प्रमोट करता है ना। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स के मिस यूज़ को रोकना, तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन रोकना, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ाना, तो उसको नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स का जो है यूज़ कम करना।
एटम्स फॉर पीस, जो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी उसको यूज़ करना मेडिकल फील्ड में, एनर्जी, एग्रीकल्चर, है ना, जैसे पीसफुल पर्पस के लिए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन करना, जो भी कंट्रीज़ में है उनका इंस्पेक्शन करना, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स की मॉनिटरिंग करता है। मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल कोऑपरेशन और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और 1957 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इस एजेंसी के साथ न्यूक्लियर सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन किया है, और इंडिया के कुछ सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है इनके सर्विलेंस और इंस्पेक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ थी। तो ये था हमारा पूरा आज का द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।